दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन ए फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल का उपयोग कैसे किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं सारी जानकारी देना शुरू करूं, सबसे पहले मैं जरूरी समझता हूं कि आपको यह बता दूं कि इस वीडियो में हम किन किन चीजों को कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कवर करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल का उपयोग करने से हमको फायदा क्या होता है। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेंगे जिसके जरिए हम यह समझ पाएंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल की उपयोगिता किन किन कार्यों के लिए कर सकते हैं। और जब हम इन चीजों को समझ लेंगे, फिर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल का क्रिएशन कैसे किया जाता है, टेबल को कैसे बनाया जाता है और एक टेबल बना लेने के बाद उसको फिर डिजाइन कैसे करते हैं। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित जानकारी पोस्ट हो रही है और आने वाले समय में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित और भी जानकारियां आपको मिलेंगी। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि इसका बेनिफिट यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल का उपयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल का बेनिफिट क्या है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल के अंतर्गत या यूं कहूं कि टेबल की मदद से किसी भी डेटा को और उसके कैलकुलेशन को क्रमबद्ध तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है। यही नहीं, यदि कोई डेटा हमारे पास दिया हुआ है तो उस डेटा को अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करना और अपनी इच्छा अनुसार उसको प्रदर्शित करना, प्रिंट आउट करना, यह सारा कुछ टेबल के जरिए करना काफी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात यह उठती है कि इस टेबल का ऑप्शन हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट पर मिलेगा कहां पर। तो दोस्तों, यदि आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट को अगर आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका कंप्यूटर का जो स्क्रीन है वो दिखाई देता है। यहाँ पर ऊपर में अलग अलग तरह के टैब बने हुए हैं। यहाँ पर यह जो तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंसर्ट टैब का, जब आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं तो टेबल, यह जो ग्रुप बना हुआ है टेबल का, इसमें तीसरा ऑप्शन है टेबल। हम इसी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। इस ऑप्शन का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट पर कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इसका उपयोग कैसे किया जाता है इसके विषय में हम अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा फर्म है जो अलग अलग स्टेट में या अलग अलग जगह पर कुछ प्रोडक्ट को सेल करता है। तो हमने एग्जांपल के लिए मोबाइल को टारगेट कर लिया है। एक ऐसी संस्था है जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को अलग अलग एरिया में सेल करती है। हम एक ऐसा एग्जांपल लिए हैं। तो हम यह मान लेते हैं कि वह जो फर्म है वाराणसी में नोकिया मोबाइल सेल की, गाजीपुर में नोकिया मोबाइल सेल की, मऊनाथ भंजन में नोकिया मोबाइल की सेलिंग की है। इसके बाद फिर मिर्जापुर में कुछ नोकिया मोबाइल सेल किया है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो एमआई की मोबाइल अलग अलग एरिया में सेल की गई है। वीवो की कुछ मोबाइलों को, मोटरोला की जो मोबाइलें हैं इनकी सेलिंग की गई है और सैमसंग की जो मोबाइलें हैं इनको भी अलग अलग एरिया में सेल किया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्वांटिटी दी हुई है कि नोकिया की मोबाइल इस फर्म ने 1800 पीस सेल किया वाराणसी में, जिसका रेट 8,999 रुपए था। अब यह जो 1800 मोबाइल बेची गई, इसकी जो कुल कास्ट है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गई है 1,16,98,500 रुपए। यह जो 1800 मोबाइल बेची गई वाराणसी में, उसके अंतर्गत इस फर्म के पास पैसे आए हुए हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर यह पूरा डेटा दिया हुआ है। अब दोस्तों, है क्या कि यदि आप नॉर्मली तौर पर अगर इस टेबल को तैयार करेंगे तो यहाँ पर जो रुपीस का जो सिंबल दिया हुआ है, यह सिंबल आपको नहीं दिखाई देगा। तो इन सिंबल्स का उपयोग करने के लिए होम टैब के अंतर्गत यह नंबर का जो ग्रुप दिया हुआ है, इस नंबर ग्रुप का उपयोग किया जाता है। अब यदि आप चाहते हैं इसकी जानकारी लेना तो इसके लिए हमारे इस YouTube चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन पर पहले से जानकारी पोस्ट है। जब आप अपने YouTube चैनल पर हाउ टू यूज करेंसी अकाउंट डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग इन MS एक्सेल बाई IOCE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, यदि आप इसको लिखकर सर्च करते हैं तो यहाँ पर यह जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन में
इसी के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। तो आप इस वीडियो को देखकर और पूरी जानकारी लेकर फॉर्मेटिंग का कार्य कैसे किया जाता है इसको आप सीख सकते हैं। चलिए अब फिलहाल हम चलते हैं अपने टेबल की ओर। तो यह जो टेबल है यह बना बनाया टेबल है। अब सपोज दैट हमको देखना है कि वाराणसी में कुल कितनी क्वांटिटी में सेलिंग हुई है, किस रेट के मोबाइल सेल किए गए हैं और जो टोटल मोबाइल सेल की गई है उसके द्वारा कितना पैसा आया है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और वाराणसी जहां लिखा हुआ है हम इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब ऐसा करते ही आप देखेंगे, यह देखिए वाराणसी से संबंधित टोटल जो डेटा है हमारे पास आ गया है। ठीक इसी प्रकार से अब इसको हम पहले जैसा कर देते हैं। अब जैसे हम जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट वाइज हम देखना चाहते हैं कि किस प्रोडक्ट की सेलिंग किस एरिया में कितनी हुई है, तो यहाँ हम प्रोडक्ट पर क्लिक किए और मान लीजिए हम यहाँ पर मोटरोला के मोबाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके की बटन पर क्लिक कर दिए। तो किस एरिया में मोटरोला की कितनी मोबाइल सेल हुई है इसकी जानकारी हमारे पास हो गई है। तो इस तरह का कार्य यानी किसी प्रोडक्ट की सेलिंग कितनी हुई है उसका एक पूरा डेटा हम टेबल के अंदर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई विद्यालय है, उस विद्यालय में कुछ बच्चे पढ़ते हैं और उस बच्चों की जो मार्कशीट है वो तैयार की गई है। अब है क्या, हिंदी के टीचर ने अपना जो रिजल्ट है एग्जाम पेपर को साइन करने के बाद और उन्होंने अपना रिजल्ट दे दिया, जिसमें अमित को हिंदी में कितने नंबर मिले, चंदन कुमार को कितने नंबर मिले, डब्लू जी को कितने नंबर मिले। इस तरह से हिंदी की पूरी जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब इंग्लिश के अध्यापक ने कॉपी की जांच की तो उन्होंने अपना जो रिजल्ट दिया वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से मैथ के जो टीचर हैं उन्होंने अपना रिजल्ट आउट किया वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, साइंस का यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सभी बच्चों की जो सोशल साइंस की जो रिजल्ट आए हुए हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हमने ये जो सारे के सारे डाटा हैं, इन डेटा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल के अंतर्गत हमने इसको डिजाइन कर लिया है। अब जैसे मान लीजिए हमको ये देखना है, कोई एक बच्चा है, जैसे मान लीजिए राजेश कुमार हैं, हम राजेश कुमार का सिर्फ और सिर्फ राजेश कुमार का रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ स्टूडेंट नेम पर जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं सेलेक्ट ऑल को डिससेलेक्ट करके और देखते हैं राजेश कुमार जी कहाँ। यहाँ देखिए राजेश कुमार जी दिखाई दे रहे हैं। हम इनके नाम के आगे क्लिक कर दिए और ओके की बटन पर हमने क्लिक कर दिया। हमारे सामने राजेश कुमार का रिजल्ट आ गया है। अब यदि हमको इसको प्रिंट आउट करके देना है तो हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फाइल के ऑप्शन पर हम जाते हैं और यहाँ प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते ही राजेश कुमार का रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब प्रिंट करने के बाद आप इस प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं। तो यह कार्य भी बड़े आसानी से किया जा सकता है। आइए यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हमने सभी को सेलेक्ट कर लिया। जैसे मान लीजिए हम यह जानना चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं इन बच्चों में मैक्सिमम मार्क किस विषय का है, तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ मैक्सिमम मार्क 100 आ रहा है, यानी 100 देखिए इसमें किसी न किसी बच्चे की जो मार्क है वो 100 आई होगी। ये देखिए 100 में 100 नंबर पाई है कुमारी दिव्या। यह जो बालिका है इसको 100 में 100 मार्क मिले हैं, यानी मैक्सिमम नंबर की जो बच्चा है हमने यहाँ से छांट लिया। इसके बाद अगर हमको मिनिमम छांटना है तो हम यहाँ पर मिनिमम कर लेते हैं। मिनिमम नंबर 20 है। यहाँ पर भी अगर आप छाटेंगे इसके अंदर तो आपको दिखाई देगा किसी न किसी बच्चे को 20 नंबर मिले होंगे। यह देखिए कोमल नाम की लड़की है, इसको 100 में 20 नंबर मिला हुआ है, तो यह दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के डेटा को छाटना भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल के अंतर्गत यह काफी आसान हो जाता है। अब दोस्तों एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें कि आपको अलग अलग लोगों से पैसे लेने पड़ते हैं, फिर उनके पैसे को आप डिपॉजिट करते हैं और उनको रसीद दे देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसे मान लीजिए कोई एक LIC का एजेंट है। LIC का एजेंट क्या है कि वो फील्ड में जाता है, 2-4 लोग उनको पैसे दे दिए, फिर दूसरे दिन गया कुछ पैसों का कलेक्शन किया, फिर एक दिन वो अपने ब्रांच ऑफिस में जाता है और अपनी प्रीमियम जितनी भी कलेक्शन हुई है उस प्रीमियम को जमा कर देता है। तो उस कार्य के लिए यह जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टेबल ऑप्शन है यह काफी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। 1/6/2020 को रमेश चंद्रा जी से इस एजेंट की मुलाकात होती है। इस एजेंट ने 941 रुपए प्रीमियम लेनी थी, लेकिन 940 रुपए प्रीमियम इसको मिली है। ठीक इसी प्रकार से 1 तारीख को जय कुमार से 11,760 रुपए की प्रीमियम थी। इस एजेंट ने 11,760 रुपए का प्रीमियम ले लिया है। अब जो प्रीमियम लिया गया है उसको यहाँ पर इन करके दर्शाया गया है। इनका मतलब कि हमारी जेब में पैसे आए हैं।
अब है क्या कि यह जो अभिकर्ता है, यह जो एजेंट है, 4 जून 2020 को LIC ऑफिस जाता है और अपनी जितनी भी प्रीमियम कलेक्शन है उस कलेक्शन को वो जमा कर देता है। तो हमने यहाँ भी डेटा एंट्री कर दिया। जैसे रमेश चंद्रा जी का 941 रुपए प्रीमियम थी, यह प्रीमियम आउट हो गई, यानी जो उसके पास आई थी पैसे चले गए। तो जो जब उसके पैसे जा रहे हैं तो हमने उसको माइनस में दिखा दिया है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक बार क्लिक करके हम सारे डेटा को आसानी से देख सकते हैं। जैसे बबलू सिंह के नाम पर हमने क्लिक कर दिया तो 1/6/2020 को बबलू सिंह से हमको इस पॉलिसी की अंतर्गत 2500 रुपए मिले थे और 4/6/2020 को 4700 रुपए मिले थे। लेकिन जब 4 तारीख को यह जो अभिकर्ता है ब्रांच गया है तो इसने प्रीमियम 4 तारीख को जमा नहीं किया है। ठीक इसी प्रकार से हम इसको फिर से डिससेलेक्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ममता गोण है, हम इनको सेलेक्ट कर लिए। तो अब यहाँ पर देखिए ममता गोण ने इतना पैसा दिया हुआ था, उसका जो पैसा है 4 जून 2020 को इस अभिकर्ता ने जमा कर दिया, यानी इसका कोई भी पैसा शेष नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग टेबल के माध्यम से बड़े आसानी से किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से अब आपके मन में यह हो रहा होगा कि टेबल को हम एक्सेल की शीट पर कैसे बनाएं, इसके विषय में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आइए अब हम सीखते हैं कि टेबल का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आपका विशेष समय नष्ट न हो इसके लिए यह जो नोकिया मोबाइल की सेलिंग वाला जो ऑप्शन था, हमने इसको बकायदा लिखकर पहले से रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पर लिखना चालू करूंगा तो काफी लंबा समय आपका नुकसान हो जाएगा। तो मैंने एक डाटा पहले से बनाकर रखा है। अब यदि हमको टेबल को एंट्री करना है तो इसके 2 रास्ते हैं। सबसे पहले क्या है, हमको जितने एरिया में टेबल इंसर्ट करना है सबसे पहले हम उस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन में जाकर टेबल ग्रुप में यह जो टेबल का ऑप्शन बना है हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यह एरिया सेलेक्ट हो गई। ओके की बटन पर हमने क्लिक कर दिया। ओके की बटन पर क्लिक करते ही यह जो टेबल है यह बन गया। अब एक बार जब टेबल बन जाता है इसके बाद हम डेटा को एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों यह तो पहला तरीका हो गया, हम इसको डिलीट कर देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हमने पहले डेटा एंट्री कर ली है और उसके बाद हम लास्ट में टेबल इंटर करते हैं। तो हमने जितनी एरिया में टेबल बनाना है हमने उसको सेलेक्ट कर लिया उस एरिया को और उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में जाकर टेबल के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ओके की बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो माई टेबल हैज हेडर यह ऑप्शन दिया जा रहा है। सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। देखिए क्या होता है, हम ओके की बटन पर क्लिक कर दिए। अब जैसे ही हमने ओके की बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ऑटोमेटिकली हेडर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने बना दिया है। लेकिन अगर हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, इसके लिए हम पहले अंडू कर देते हैं और उसके बाद फिर हम इंसर्ट ऑप्शन पर जाते हैं, टेबल को सेलेक्ट करते हैं और हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया माई टेबल हैज हेडर। यानी यहाँ पर यह जो पहला ऑप्शन दिया गया है हम एक्सेल को यह बता रहे हैं कि यह जो हमारा पहला ऑप्शन है यह हेडर का ऑप्शन है। हम यहाँ पर सिलेक्ट करके ओके की बटन पर क्लिक कर देते हैं। यह जो हमारी पहली रो थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इसको हमारा जो है हेडर बना दिया है। अब यह तैयार हो गया है डेटा हमारे पास। अब अपनी इच्छा के अनुसार जैसे हम वहां पर सेलेक्ट कर रहे थे आप सेलेक्ट करके आप डेटा को देख सकते हैं। इस तरह से डेटा को चेक किया जा सकता है। हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आप इस पूरे के पूरे टेबल को सेलेक्ट करते हैं एक नया टैब आपको दिखाई देने लगता है जिसको हम टेबल डिजाइन के नाम से जानते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यह कुछ नए ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इसमें यह जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन का उपयोग करके आपने यह जो टेबल बनाया है इस टेबल को एक नया नाम दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने इस टेबल का नाम टेबल 6 रखा हुआ है। आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं या इसको छोड़ सकते हैं। यदि आप इस टेबल को रिसाइज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करके इस टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप इसको छोटा बड़ा जैसा चाहें आप वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ओके की बटन पर क्लिक कर दें। यह देखिए यह कुछ नए ऑप्शन आपके सामने बनकर तैयार हो गए। दोस्तों इसके बाद जो अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन ग्रुप के रूप में दिया हुआ है टूल का। इस टूल में पिवट टेबल के ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों मैंने अपने YouTube चैनल पर पिवट टेबल से संबंधित 2 वीडियो पहले से बनाकर पोस्ट रखी हुई है। उस वीडियो को देखने के बाद पिवट टेबल के विषय में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। आपकी सुविधा के लिए उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे रहा हूं, आप वहां से इस चीजों को देख सकते हैं। अब दोस्तों टेबल डिजाइन के ऑप्शन में अगला ग्रुप है एक्सटर्नल टेबल डेटा का। इसके जानकारी देने के लिए हम अगली वीडियो में
इसको हम कवर करेंगे। अब फिलहाल हम चलते हैं अगले ग्रुप की ओर। अगला ग्रुप है टेबल स्टाइल ऑप्शन। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की स्टाइल बनाने के लिए यह ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे में यदि आप हेडर की रो को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर दें अथवा इसको अनचेक कर दें। अनचेक करते ही यह जो हेडर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा था यह देखिए अब गायब हो चुका है। अब हम एक बार फिर से हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं। टेबल डिजाइन का ऑप्शन हाईलाइट हो गया। हेडर को हम फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चेक करते ही यह हेडर का जो ऑप्शन है यह आपको दिखाई देने लगा। इसके बाद यह जो दूसरा ऑप्शन है टोटल रो का, आप इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करते ही नीचे एक नई रो बन जाएगी जो कि टोटल को हाईलाइट करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम इसको डबल क्लिक करके थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यह ऑप्शन इस कॉलम के अंतर्गत जो टोटल डेटा दिए हुए हैं यह इसका ऑटो सम कर दिया है, यानी इसको जोड़कर दिखा रहा है। जोड़कर ही नहीं, यदि आप इसको अलग अलग तरीके से देखना चाहते हैं, जैसे कि हम बच्चों का जब रिजल्ट देख रहे थे तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम देख रहे थे, तो मैक्सिमम अमाउंट इतना है। अगर मिनिमम हम करते हैं तो जो मिनिमम अमाउंट इन डेटा के अंतर्गत होगा वो दिखाएगा। यदि हम देखना चाहते हैं कितने काउंट हैं तो टोटल 23 काउंट हैं, यानी 23 रो इसके अंतर्गत दिखा रहे हैं। इसके बाद यदि हम सबको सम करना चाहते हैं, यानी इस कॉलम के अंतर्गत जितने भी डेटा दिए हुए हैं यदि हम इसको जोड़ना चाहते हैं तो फिर हम सम कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, यानी जो दूसरी सेल है, यदि हम इस दूसरी सेल पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का जो ये बॉक्स है ये खुल जाएगा और यहाँ से आप अपनी जरूरत के अनुसार आप इस चीज का उपयोग कर सकते हैं। तो टोटल ऑप्शन का यह जो टोटल रो का ऑप्शन है इसको चेक करने से इस तरह का कार्य आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से यह अलग अलग तरह के टेबल डिजाइन के ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट ग्रुप दिया हुआ है यह लास्ट ग्रुप है टेबल स्टाइल का, यानी इसका उपयोग करके हम किसी बने हुए टेबल की जो डिजाइन है इस डिजाइन में अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यानी यदि आप ध्यान दीजिए तो जब हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो जो हमारा टेबल बना हुआ है उसके कलर और सारी चीजें इस डिजाइन के अनुसार चेंज हो चुकी हैं। हमने दूसरा डिजाइन सेलेक्ट किया, तीसरा सेलेक्ट किया। आपको जो भी डिजाइन पसंद आती है एक बार सेलेक्ट करने के बाद आप उसको छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यह डिजाइन पसंद आ रही है, हमने इसको क्लिक कर दिया। अब हमारा जो यह टेबल है जो हमने फॉर्मेट सेट किया हुआ था उस स्टाइल में हमारा टेबल बन चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो आपने जानकारी ली है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, जब तक हम किसी चीज को सीखकर दोबारा अपने तरीके से एक नए नए तरीके लगाकर हम उस चीज का एक नया एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक वो चीजें हमारे माइंड में बैठेंगी नहीं। तो मेरी राय आपके लिए होगी कि एक बार आप अपने तरीके से अलग अलग तरह का टेबल निकाल कर देखिए। टेबल का उपयोग किस चीज के लिए किया जा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल में मार्कशीट ली है, मैंने क्या किया है कुछ प्रोडक्ट को मैंने टारगेट करके मैंने टेबल बनाया। ठीक इसी प्रकार से एक LIC एजेंट जो फील्ड में कैलकुलेशन करता है, फील्ड में लेन देन करता है, हमने उसको टारगेट करके एक टेबल बनाया है। तो मैं आपसे यह कहूँगा कि एक बार आप खुद कुछ क्रिएटिविटी करके देखिए, कुछ नया करके देखिए। निश्चित रूप से यह चीजें समझना भी आपको आसान हो जाएगा और जो टेबल की उपयोगिता है, टेबल का उपयोग करने का तरीका है वह भी आपको कुछ अच्छे ढंग से आ जाएगा। हो सकता है कि मैंने तो टेबल का आपको एक छोटा सा तरीका बताया है, लेकिन आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी के साथ कुछ और बेहतर कर पाएं। तो दोस्तों यदि आपको लगी हुई यह वीडियो अच्छी तो इस वीडियो के नीचे बनी हुई है एक लाइक की बटन और मैं चाहता हूं कि आप कर दें उसको क्लिक। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।